कक्षा 8 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 16 अर्थात कुछ सामान्य रोग के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इस पाठ में क्या दिया हुआ। ये पाठ आपका 16वां है, कुछ सामान्य रोग। इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी ले लेते हैं। रोगों से बचने के लिए हमेशा ताजा व गर्म भोजन करना चाहिए। ये सबसे पहली चीज है, ताजा और गर्म भोजन। जल भोजन, फलों एवं सब्जियों को ढक कर रखना चाहिए तथा फलों एवं सब्जियों को धोकर प्रयोग करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व तथा शौच के बाद साबुन के साथ अवश्य हाथ धोएं। मतलब हाथ को साबुन से हमेशा धोना चाहिए भोजन करने से पहले और शौच के बाद। घर, शाला व गांव के आसपास कूड़ा करकट व पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। इन्हें दूर गड्ढे में फेंककर स्वच्छता रखना चाहिए। शौचालयों एवं नालियों में फिनाइल का प्रयोग करना चाहिए। रोगी को स्वच्छ, सूखे व हवादार अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी को पूर्ण सहानुभूति एवं पर्याप्त आराम देना चाहिए। रोगी को इधर उधर थूकने नहीं देना चाहिए, वरन एक मिट्टी के पात्र में राख या मिट्टी डालकर थूकने की आदत डालना चाहिए। बाद में उसे कहीं दूर गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। रोगी के कपड़ों को अलग कर डेटॉल पानी से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। रोगी को पीने के लिए उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी, तरल पोषक एवं पाचक भोजन देना चाहिए। सभी बच्चों को समय समय पर विभिन्न रोगों हेतु टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। डॉक्टर की सलाह व जानकारी के बिना किसी भी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में, आसपास, मोहल्ले व गांव के लोगों को यदि कोई रोग है तो उन्हें उपचार के लिए प्रेरित करना चाहिए। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव रोगोत्पादक सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। शरीर में उल्टी व दस्त के कारण होने वाली जल की कमी को निर्जलीकरण कहते हैं या डिहाइड्रेशन कहते हैं। निर्जलीकरण को रोकने हेतु ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। हैजा, पेचिस, डायरिया व पोलियो के रोगाणुओं की वाहक मक्खियां हैं। मलेरिया के रोगाणुओं के वाहक मादा एनोफिलिस मच्छर है। फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो से बचाव हेतु 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन देना चाहिए। एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इसकी जानकारी प्राप्त कर ही इससे बचा जा सकता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस, डायरिया आदि बीमारियां संक्रमण युक्त पानी पीने से होती हैं, अतः पानी को उबाल कर पीना सबसे सुरक्षित उपाय है। यहाँ ये रोगों से संक्रमण दिखाया हुआ है, देखो तो इसमें सबसे पहले ये स्वस्थ मनुष्य दिखा रखा है और इस संक्रमित मनुष्य है जिसमें हड्डी पसली सब कुछ इसकी दिखाई दे रही है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सबसे पहले एक वायु दिया हुआ है। वायु से क्या क्या होता है, सर्दी और ज्वर, जुकाम या टीबी फैल जाता है। जल से क्या क्या होता है, दस्त होता है, अतिसार होता है, पीलिया होता है, पाचन तथा तंत्र संबंधी रोग होते हैं। धूल के कणों से क्या होता है, श्वसन तंत्र संबंधी रोग होते हैं। संक्रमित वस्तुओं से क्या होता है, तपेदिक हो जाता है, सर्दी और जुकाम हो जाता है। मानव मल एवं गंदगी से क्या होता है, पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया और फाइलेरिया दोनों होते हैं। मक्खी से क्या होता है, हैजा और पोलियो होता है। कुत्ते के काटने से रैबिस होता है, लेकिन सभी कुत्ते से नहीं होता है। सीधा संपर्क से एड्स होता है। तो ये सारी बीमारियां हैं जिसको रोकथाम करने के लिए सजग रहना चाहिए। अब यहाँ पे इन रोगों से ग्रसित है, ये तपेदिक रोग से ग्रसित है, देखो कैसा हो गया है। इसके बाद ये अतिसार के लक्षण है जो इसको दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सूखा पतला, हड्डी हड्डी सबको दिखनी चालू होगी। ये फाइलेरिया ग्रसित रोग का पैर है, यानी ये देखो पैर इसका हाथी पांव जैसा फूल गया है ये। तो ये फाइलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको। और है ये मलेरिया के जब लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें ध्यान देना चाहिए कि ये मच्छर डायरेक्ट काटते हैं और बुखार होना चालू हो जाता है। तो ये है अचानक ठंड व कंपकपी के साथ बुखार आना, सिर में दर्द व अकड़न होना इसमें सम्मिलित होता है।
मलेरिया के लक्षण में ही ये भी है आपका पसीने के साथ बुखार आना होता है और शरीर में रक्त की कमी होना भी हो जाता है। मलेरिया से बचाव के क्या क्या करने चाहिए उपाय, तो मच्छरदानी लगानी चाहिए और घर में जालियां लगानी चाहिए और बर्तन आदि में पानी जमा ना होने दें। और क्या है, नीम की पत्तियों का धुआं करें, संग्रहित जल को ढंक कर रखें और छोटे तालाबों में मछलियां डालें। मलेरिया से बचाव के लिए ये भी है, अनावश्यक जल जमाव ना होने दें, रुके हुए पानी की सतह पर तेल अथवा इंजन का जला हुआ तेल डाल दें। पेचिश व डायरिया से बचाव के उपाय हैं ये। पेचिश व डायरिया से बचने के लिए उपाय है ये। तो पहला उपाय है पानी उबाल कर पिए। मतलब ये आपको स्टोव के ऊपर ये दिखाई दे रहा है, बर्तन रखा हुआ, पानी को उबाला जा रहा है, तो इस तरह से पानी को उबाल करके पीना जरूरी है। नंबर 2 आ जाइए, बर्तनों की सफाई होनी चाहिए। बर्तन ये जो दिखाई दे रहे हैं नल के नीचे रखे हुए, इन सभी बर्तनों की सफाई समय पर हो जानी चाहिए, यानी कि जल्दी हो जानी चाहिए। नंबर 3 है आपका पानी का सुरक्षित उपयोग करें, यानी पानी को किसी भी घड़े में या किसी भी पॉट में रख करके उसको ढक करके रखें और बिल्कुल सुरक्षित रखें और फिर उसका उपयोग करें। नंबर 4 है खाना बनाने व खाने के पूर्व हाथ धोएं, यानी ये जो नल दिखा रखा है ये हाथ धोने के लिए, वो भी साबुन से हाथ धोना है आपको। खाना बनाने व खाना खाने से पूर्व दोनों ही समय हाथ को धो लेना अच्छी तरह से। शौच के बाद नंबर 5 है, शौच के बाद हाथ साबुन से धोएं। शौच के बाद ये जो नल है आपका साबुन से यहाँ हाथ धोया जा रहा है, तो शौच के बाद जब भी आए जो है वो साबुन से ही हाथ को धोना है। अभी देखिए इसमें ये क्या है, नंबर 1 है बार बार छींक आना होता है, तो इसको रुमाल से ढक लेना चाहिए। नाक अगर बहती है तो भी आपको रुमाल रखना चाहिए। और नाक लाल होना या सूजन होना या जलन होना, ये सब जो है बीमारियों के ही लक्षण है। नाक का बंद होना ये भी बीमारियों का लक्षण है, नाक बेचारे की न बंद है, न सांस ले पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है। अगला आ रहा है, ये देखिए इसमें भी जो सीकल सेल्स वाले होते हैं, ये तो बच्चा पोलियो से ग्रस्त है, देखो इसका पैर खराब है, ये पैर थोड़ा ठीक नहीं है, इस पैर पे तो खड़ा है, इस पे बल पूरा दे सकता है, लेकिन इस पैर पे बिल्कुल बल नहीं दे सकता, तो बैसाखी के साथ ही चल रहा है। अब इसमें ये आपको सेल के बारे में दिखा रखा है, ये जो सामान्य लाल सेल है, ये रक्त कोशिका है, ये बिल्कुल देखो एकदम गोल दिखाई दे रही है आपको, ये बिल्कुल ठीक रक्त कोशिका है हमारी। और ये जो दूसरी हंसियाकार लाल कोशिका दिखाई दे रही है रक्त कोशिका, ये वाली, ये हमारी डैमेज हो चुकी है, मतलब इसके उपस्थिति होने से हमारी उम्र बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसको समय पर दवा लेते रहना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। अब आज ये सामान्य लाल रक्त कोशिका और हंसियाकार लाल रक्त कोशिका में अंतर क्या है जरा देखते हैं। सामान्य लाल रक्त कोशिका है ये, और ये हंसियाकार लाल रक्त कोशिका है। नंबर 1 है ये गोलाकार होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये हंसियाकार होते हैं। नंबर 2 मुलायम व लचीले होते हैं अपेक्षाकृत, और इसमें लचीलापन कम होता है तथा कड़े होते हैं। नंबर 3 है रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं, फंस सकते हैं ये, और रक्त वाहिनियों में गुच्छों के रूप में जाते हैं और ये फंस जाते हैं। नंबर 4 है ये बनने के बाद 120 दिनों तक जीवित रहते हैं और जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इनका जीवन केवल 20 दिन का होता है। ये दिया है टीकाकरण की तालिका दी हुई है शिशुओं के लिए, तो समय का निर्धारण यहाँ पे दिखाया गया है और यह टीकाकरण कौन सा टीका लगना चाहिए और जिन बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है ये वो बीमारियां यहाँ दी हुई। तो सबसे पहले है ये जन्म के 12 महीने तक BCG और क्षय रोग, और 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तब उस वक्त जो है हमारा DPT का पहली खुराक दी जाती है और OPV की पहली खुराक दी जाती है, यानी काली खांसी और डिप्थीरिया, टेटनस और पोलियो के लिए ये होता है। जब बच्चा 2.5 महीने का हो जाता है तो उसे DPT का जो है दूसरी खुराक दी जाती है। ये DPT की दूसरी खुराक है, किसके लिए होता है, ये काली खांसी होता है, डिप्थीरिया के लिए होता है, और OPV की दूसरी खुराक दी जाती है, यानी ये टीका ऊपर वाला टीका लगाया जाता है, ये खुराक दी जाती है, ये टेटनस और पोलियो के लिए दिया जाता है। जब बच्चा जो है 3.5 महीने का हो जाता है तो DPT के टीके लगते हैं, काली खांसी के लिए, डिप्थीरिया के लिए, और ये खुराक दी जाती है OPV, टेटनस और पोलियो के लिए।
जब बच्चा 9 से 12 महीने का हो जाता है तो खसरे का टीका लगता है, जो खसरे के लिए ही होता है। जब 16 से 24 महीने का होता है डीपीटी बूस्टर दिया जाता है उसको। डीपीटी का बूस्टर यानी कि टीका दिया जाता है काली खांसी के लिए और डिप्थीरिया के लिए। और ओपीवी बूस्टर दिया जाता है, ये टेटनस और पोलियो के लिए दिया जाता है। जब 5 से 6 वर्ष का बच्चा होता है तो डी टीका दिया जाता है, जो काली खांसी और टेटनस के लिए होता है। और 10 से 16 वर्ष के लिए टी टीका दिया जाता है, जो टेटनस के लिए ही केवल होता है। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले तो शुरू होता है नंबर 1, निर्जलीकरण रोकने के लिए रोगी को घोल बार बार पिलाना चाहिए। तो ओआरएस घोल होता है बच्चों, ध्यान रखना, जीवन रक्षक घोल होता है इसको, ये बोलते हैं जीवन रक्षक घोल। आप इसको ओआरएस भी लिख सकते हो, ओआरएस घोल भी दे सकते हैं। नंबर 2 आता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है ये बताना है आपका। तो मलेरिया होता है बच्चों, मलेरिया, जिससे मलेरिया हो जाता है, जिससे बुखार वगैरह आता है और ठंड लगती है। नंबर 3 पे आते हैं, एक स्वस्थ बच्चे को अचानक छींकें आई हैं और उसकी नाक बहने लगी, उसे रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? तो सर्दी जुकाम का हो सकता है। तो यहां लिखेंगे सर्दी जुकाम। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। एक बच्चे का पैर बहुत छोटा, बहुत मोटा व एक सामान्य पैर है, उसे रोग है। कौन सा रोग होगा उसे? फाइलेरिया, ये फाइलेरिया है। फाइलेरिया रोग होगा उसको। नंबर 5 पे चलते हैं। लिम्फ वाहिनियां द्वारा संक्रमित होती हैं। किसके द्वारा होती हैं? ये कृमि के द्वारा होती है। तो यहां पे कृमि लिखना है आपको, कृमि के द्वारा होती। कृमि में भी कौन सा होता है? बाउचेरिया ब्रैकाइट। देखो लिख दे रहा हूं यहां पे मैं, बाउचेरिया बाउचेरिया ब्रैकप्टाई। चलिए नंबर 6 पे आ जाइए। ये रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। तो कौन से रोग में है? वो दोनों रोग बताने पड़ेंगे आपको। पोलियो एवं रेबीज में आता है। तो यहां लिखना है आपको पोलियो और दूसरा क्या है? रेबीज है यहाँ पे। चलिए नंबर 7 पे आ जाइए। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके HIV वायरस कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो कौन से को करता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो यहां पर आएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं, इनको नष्ट कर देता है। थोड़ा सही गलत पे चलते हैं। सही व गलत कथन पहचान करके गलत कथन को सही करके लिखें। तो पहला है TB का टीका टाइफाइड के लिए लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है आपका। नंबर 2 है तपेदिक विब्रियो कलेरी द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है, तो ये गलत है, इसको ठीक करके अगले पेज में लिखाऊंगा मैं। नंबर 3 है मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी में लगाकर सोना चाहिए, ये बिल्कुल सही है आपका। नंबर 4 है पेचिस व डायरिया के रोग के मल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वरन राख वह मिट्टी से ढक देना चाहिए, ये आपका गलत है। नंबर 5 है सर्दी या इन्फ्लुएंजा के रोगाणु रोगी के रुमाल व तौलिए के उपयोग से स्वस्थ व्यक्ति तक नहीं पहुंचते, ये भी गलत कथन है। नंबर 6 है फाइलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है। और नंबर 7 है रेबीज सभी कुत्तों बिल्लियों के काटने से होता है, ये आपका गलत हो गया। तो गलत में बच्चों देख लो क्या क्या है। एक तो ये है आपका, ये वाला दूसरे वाला गलत हुआ है, इसके बाद आपका ये 5वें वाला गलत है और इसके बाद ये 7वें वाला गलत है। 3 इसमें सेंटेंस गलत है, इन तीनों को हम सही करके लिखेंगे अगले पेज पे। चलते हैं अगले उस पे। तो ये उत्तर देखो, पहला सही है आपका, दूसरा गलत था, दूसरे को सही करके लिखना है। हैजा विब्रियो कलेरिया के संक्रमण वाला रोग होता है। तीसरा सही था, चौथा सही था, 5वां गलत था, उसका सही करके लिखो। सर्दी
व इन्फ्लुएंजा के रोगाणु रोगी के रुमाल व तौलिए के उपयोग से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। चौथा सही था, सातवां गलत था, तो सही करके लिखिए इसको। रेबीज वायरस के संक्रमित कुत्तों बिल्लियों के काटने से होता है, सभी से नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नंबर 1 है जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है। कौन सा रोग है ये? संक्रामक रोग है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है इसमें। नंबर 2 पे आ जाइए, बीसीजी के टीके का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का जो है वो किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मतलब टीबी के लिए किया जाता है। नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये है टाइफाइड, टाइफाइड इसमें से जनित रोग है। नंबर 4 है, मलेरिया के रोगाणु वाहक है। मलेरिया के रोगाणु वाहक कौन से हैं? ये है मादा एनोफिलीज मच्छर। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, इसी मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। अब अगला चलते हैं 5वें पे, निम्न में से किस रोग में ठंड तथा कपकपी से साथ बुखार आता है? तो ये है वो मलेरिया, ये मलेरिया है। तो मलेरिया में कपकपी के साथ ठंड लगती है और बुखार आ जाता है। नंबर 6 पे चलते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रमक रोग कौन सा है? ये बताना होगा आपका प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से देखो पेचिस है और मलेरिया है, डायरिया है, ये तो सारे ही सारे हो गए। इसका मतलब ये सारा ऑप्शन सभी को लिए हुए आएगा। चलिए नंबर 7वां है, पेचिस रोग होता है। पेचिस रोग के लिए क्या होता है? ये दूषित पानी के पीने से होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, दूषित पानी के पीने से पेचिस रोग होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिगड़ता है। प्रश्न है, हैजे के प्रमुख लक्षण लिखिए। क्या है हैजे के प्रमुख? उत्तर है ये हैजे के प्रमुख लक्षण, रोगी का सफेद व पतला दस्त होना। नंबर 2 है, पेट की पेशियों में ऐंठन व मरोड़ होती है। नंबर 3 है, रोगी का आंख धसा हुआ, गाल चिपके हुए व शरीर कमजोर दिखता है। नंबर 4 है, निम्न रक्तचाप होता है। नंबर 5, लंबे समय तक दस्तक होने पर निर्जलीकरण वाली स्थिति आ जाती है। नंबर प्रश्न है अगला, टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है? तो टाइफाइड का संक्रमण मक्खियों द्वारा भोजन व जल स्रोत में मिलने से होता है। रोग के थूक, उल्टी, मल मूत्र आदि में इसके जीवाणु होते हैं। इनसे मक्खियों द्वारा स्वस्थ मनुष्य के आंख में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, टाइफाइड शरीर के किन अंगों को प्रभावित करता है? तो उत्तर है इसका, टाइफाइड के रोगाणु शरीर में आंत में पहुंचकर उसकी दीवार को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे रोगी को लगातार बुखार रहता है। इसमें आंत के साथ प्लीहा तथा पित्ताशय भी प्रभावित होता है। प्रश्न है, यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तब आप क्या घरेलू उपचार करेंगे? तो उत्तर है इसका, यदि किसी रोगी के शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उसे ORS यानी जीवन रक्षक घोल बनाकर पिलाते हैं, ताकि शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाए। नंबर 5 है, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? उत्तर लिखना है आपको। तो उत्तर है ये, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम होता है इसमें, पेचिस या अमीबिसियस, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एवं अतिसार या डायरिया। प्रश्न है, मलेरिया फैलाने का प्रमुख कारण क्या है? तो मलेरिया में उत्तर देखिए क्या है। मलेरिया फैलाने का प्रमुख कारण गंदगी व पानी का जमा होना है, क्योंकि इसी के वजह से मच्छर पनपते हैं और ये मच्छर रोगी व्यक्ति से रोगाणु स्वस्थ मनुष्य तक संचरित करते हैं। दस्त व तथा अतिसार के रोगी का प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? तो ये उत्तर है, दस्त तथा अतिसार के प्राथमिक उपचार के लिए नारियल का पानी, नमकीन लस्सी, नींबू की शिकंजी, चावल का पानी या मांड, हल्की चाय, दाल का पानी में से जो भी उपलब्ध हो उसका लगातार सेवन कराना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। ये अगर उपलब्ध नहीं है तो ORS घोल दिया जा सकता है। प्रश्न है, मलेरिया के रोगाणु एवं वाहक का नाम लिखिए। तो मलेरिया के रोगाणु का नाम है प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआ का है ये।
तथा इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसी के द्वारा ये फैलता है। पेचिस व डायरिया में प्रमुख दो अंतर लिखिए। तो देखिए पेचिस व डायरिया में अंतर, तो ये पेचिस लिखा हुआ है आपका और यहाँ पे डायरिया लिखा है। तो चलिए एक एक देखते हैं। पेचिस में नंबर 1 है, अधिक समय तक दस्त होने से मल के साथ रक्त श्लेष्मा अथवा आंव भी आता है। और डायरिया में लगातार पतले दस्त होते हैं। नंबर 2, हल्का पेचिस में क्या हल्का ज्वर भी आता है। रोगाणु आंत की झिल्ली से हृदय व तितली में पहुंचकर घाव बनाते हैं। और इधर डायरिया में इसमें उल्टी, मुंह सूखना, प्यास लगना व चिड़चिड़ापन आता है। कम मूत्र कम आता है या अथवा गहरा पीला होना होता है इसमें। छोटी माता के लक्षण लिखिए। छोटी माता के लक्षण जो है नंबर 1, रोगी को हल्का या मध्यम बुखार होता है। नंबर 2, बेचैनी के साथ पीड़ा व जोड़ों में दर्द रहता है। नंबर 3, संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने के 2 दिन पहले तथा इसके 14 दिन बाद तक रहता है। नंबर 4, बीमारी की तीव्रता अधिक निकलने वाले दाने पर निर्भर करती है। तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। दाने निकलने के 4-5 दिन बाद पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो वायरस आंत की दीवार में अपनी संख्या की वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की पेशियों को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं को नष्ट करता है। तंत्रिकीय आवेग के अभाव में पैरों की पेशियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती हैं। ओपीवी क्या है? प्रश्न है आपका। तो ओपीवी का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह पोलियो प्रतिरोधक दवा है जो 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त पिलाई जाती है। पोलियो का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर है इसका पोलियो वायरस का रोगी की विष्ठा में होता है। मक्खियां इन्हें भोजन, पानी व अन्य खाद्य वस्तुओं तक पहुंचाकर उन्हें प्रदूषित संक्रमित करती है। रेबीज के प्रमुख लक्षण क्या है? तो रेबीज उत्तर है इसका। रेबीज का प्रमुख लक्षण है हाइड्रोफोबिया अर्थात जल से डरना, तेज बुखार, सिरदर्द व बेचैनी, गले में अवरोध के कारण आवाज दबी दबी, नाड़ियों के फटने से लकवा भी संभव है। प्रश्न है एड्स के विषाणु का पूरा नाम लिखिए। तो एड्स के विषाणु का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV। सीकेल सेल के क्या लक्षण है? तो सीकेल सेल मैंने पहले शुरू में दिखा दिया था। सीकेल सेल के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, खून की कमी के कारण शरीर का रंग सफेद दिखाई देना। नंबर 2, जल्दी थकना और सांस फूलना। नंबर 3, चिड़चिड़ापन, खान पान में अरुचि। नंबर 4, हाथ की उंगलियों जोड़ों में सूजन व दर्द। और नंबर 5, बार बार बुखार और सर्दी होना। और नंबर 6 है तिल्ली यानी प्लीहा का आकार बड़ा होना। और नंबर 7 है बच्चों के विकास में रुकावट आना। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं और हसियाकार लाल रक्त कोशिकाओं में क्या अंतर है? हालांकि अंतर मैंने बता दिया था, फिर से एक बार देख लो। सामान्य लाल रक्त कोशिका और हसियाकार रक्त कोशिका में अंतर। तो ये सामान्य लाल रक्त कोशिका दिखाई हुई है और यहाँ हसियाकार लाल रक्त कोशिका। नंबर 1 है ये गोलाकार होते हैं और ये जो है हसियाकार होते हैं। नंबर 2, मुलायम व लचीले होते हैं, इनमें लचीलापन कम होता है तथा अपेक्षाकृत कड़े होते हैं। नंबर 3 है रक्त वाहिनियों में आसानी से बह सकते हैं और ये रक्त वाहिनियों में गुच्छों के रूप में फंस जाते हैं। और नंबर 4 है ये बनने के बाद 120 दिनों तक जीवित रहते हैं। इनका जीवन काल मात्र 20 दिन का होता है। चलिए कुछ खाली स्थान है, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, ये भी वैसे हो चुका है, फिर भी देख लीजिए इसको। नंबर 1 है निर्जलीकरण रोकने के लिए रोगी को क्या चाहिए? ORS घोल बार बार पिलाना चाहिए, यानी जीवन रक्षक घोल पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे जीवन रक्षक घोल आ जाएगा। शॉर्ट में आप लोग ORS भी लिख सकते हो। नंबर 2 है मादा एनीफिल मच्छर के काटने से रोग होता है। कौन सा रोग होता है?
मलेरिया होता है। नंबर 3 पे चलते हैं। एक स्वस्थ बच्चे को अचानक छींके आई और उसकी नाक बहने लगी तो रोग हो सकता है। कौन सा रोग हो सकता है? सर्दी जुकाम। नंबर 4 है। एक बच्चे का एक पैर बहुत मोटा व एक पैर सामान्य है, उसे रोग है। कौन सा रोग है? उसे फाइलेरिया है सर। नंबर 5 है। लिम्फ द्वारा संक्रमित होती हैं, तो कृमि द्वारा होती है संक्रमित। नंबर 6 है। ये रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, तो केंद्रिका किसके द्वारा होती है? तो पोलियो और रेबीज के कारण होती है। यहाँ पे पोलियो आ जाएगा एवं रेबीज। नंबर 7 है। मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके HIV वायरस कोशिकाओं को नष्ट करता है, तो कौन से करता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं को। श्वेत रक्त ये मैंने पहले भी भरवा दिया बच्चों, फिर भी एक बार भरवा दे रहा हूं। चलिए देखिए फिर क्या है। ये है आपका, फिर से सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो नंबर 1 है। जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है, तो कौन सा है? संक्रामक रोग आता है इसमें। ये वाला ऑप्शन सही है आपका। नंबर 2 है। BCG के टीके का उपयोग किस रोग के लिए होता है? तो BCG का टीका किसके लिए होता है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ये होता है, टीबी बोलते हैं इसको। नंबर 3 है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ये टाइफाइड है, इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये टाइफाइड होता है। नंबर 4 है। मलेरिया के रोगाणु का वाहक है। मलेरिया का कौन सा? एनाफिलिस मच्छर है आपका। कौन सा है ये? मादा एनाफिलिस मच्छर है, इसके काटने से होता है ये। चलिए, निम्न में से किस रोग में ठंड व कंपकपी के साथ बुखार आता है? तो ये आपको पता ही है, ये है आपका मलेरिया। मलेरिया में होता है ऐसा। नंबर 6 है। प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है, कौन सा है हमारे पास? तो पेचिस भी है, मलेरिया भी है, डायरिया भी है और उपरोक्त सभी में आएगा इसका उत्तर। नंबर 7 पेचिस रोग होता है, तो ये होता है दूषित पानी के पीने से होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। बच्चों को तपेदिक से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रश्न है ये, उत्तर देखते हैं। बच्चों को तपेदिक से बचने के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। नंबर 1 है। स्वच्छ एवं आरामदायक कमरा होना चाहिए। नंबर 2 है। रोगी द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं का प्रयोग ना करें। नंबर 3 है। रोगी को खांसते व छींकते समय अपने मुंह पर कपड़े या हाथ से ढक लेना चाहिए। नंबर 4 है। घनी आबादी, अंधेरे, नमकीन युक्त व धूल भरे वातावरण से दूर रहें। कुपोषण से बचें। नंबर 6 है। रोगी का थूक राख व मिट्टी से ढक दे या दूर गड्ढे में गाड़ दे। और नंबर 7 है। BCG का टीका अवश्य लगवाएं। निर्जलीकरण क्या है? इसे दूर करने के उपाय क्या है? तो उत्तर है ये, लंबे समय तक दस्त होने रहने से शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस परिस्थिति को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसे ORS घोल से दूर किया जा सकता है। पानी को लगभग 200 ml लेकर के साफ बर्तन में 5 मिनट तक उबालें। कमरे के ताप पर ठंडा कर 1 चुटकी नमक तथा 1 चाय का चम्मच शक्कर मिलाएं। यदि उपलब्ध हो तो आधा नींबू का रस मिलाएं। अच्छी तरह हिलाएं। ORS जीवन रक्षक घोल तैयार हो चुका है। प्रश्न है, यदि आपके घर के आसपास बहुत गड्ढे हैं, उनमें पानी भी भरा है, मच्छर भी बहुत है, तब आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो उत्तर है इसका, घर के आसपास बहुत गड्ढे हैं, उसमें पानी भी भरा है, तो मच्छर भी बहुत है, तो मलेरिया और फाइलेरिया रोग हो सकते हैं। प्रश्न है, आपके साथी को पेट में ऐंठन व मरोड़ के साथ पतले दस्त हो रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि उसे क्या और क्यों हुआ है? तो साथी के पेट में ऐंठन व मरोड़ साथ पतले दस्त हो रहे हैं,
यह अतिसार यानी डायरिया का लक्षण है। यह उसे दूषित भोजन एवं जल ग्रहण करने से हुआ है। किन्हीं 2 विषाणु जन्य रोगों के नाम तथा लक्षण लिखिए। तो ये उत्तर है हमारा। 2 विषाणु जन्य रोगों में पोलियो व छोटी माता है। तो नंबर 1 देते हैं पोलियो के लक्षण। नंबर 1 है जुकाम के साथ बुखार आता है व उल्टियां होती है। नंबर 2 बुखार के कारण गर्दन अकड़ जाती है। नंबर 3 मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं एवं कार्य करना बंद कर देती हैं जिससे दर्द रहता है। नंबर 4 है कुछ समय बाद रोगी के पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और वह सही ढंग से खड़ा नहीं हो सकता है। नंबर 2 छोटी माता के लक्षण। नंबर 1 है रोगी को हल्का या मध्यम बुखार रहता है। नंबर 2 बेचैनी के साथ पीठ व जोड़ों में दर्द होता है। नंबर 3 इस बीमारी के संक्रमण के सबसे अनुकूल समय दाने निकलने में 2 दिन पहले तथा उसके 14 दिनों बाद तक रहता है। नंबर 4 इस बीमारी की तीव्रता तथा अवधि निकलने वाले दाने के ऊपर निर्भर करती है। तीव्र स्थिति में शरीर दानों से भर जाता है। दाने पहले गले पर निकलते हैं, बाद में ऊपर की चेहरे पर तथा नीचे की ओर पैरों में फैलते हैं। दाने निकलने के 4 से 7 दिन बाद दानों पर पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। मक्खियों द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो मक्खियों द्वारा हैजा, पेचिस, डायरिया व पोलियो जैसे रोग फैलते हैं। विवाह पूर्व रक्त की जांच की रिपोर्ट क्यों देखी जानी चाहिए? तो ये उत्तर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विवाह पूर्व रक्त की जांच रिपोर्ट इसलिए देखी जानी चाहिए कि इससे अपने जीवन साथी को एड्स या नहीं है इसकी जानकारी हो सके, क्योंकि इस बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं और संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी फैलने का खतरा होता है। साथ ही आने वाली पीढ़ी भी रोगग्रस्त हो सकती है। अतः विवाह पूर्व रक्त की जांच की रिपोर्ट देखी जानी चाहिए। ये टीकाकरण का फिर से जो है तालिका दी हुई है, एक बार फिर से देख लीजिए इस तालिका को। तो ये निर्धारित समय दिया हुआ है, ये टीकाकरण दिया हुआ है, जिन बीमारी के लिए टीका दिया जा रहा है वो भी यहाँ पे लिखा है। तो जन्म से 12 महीनों तक जो है टीका क्या दिया जाता है? BCG का टीका लगाता है जो 6 रोग के लिए होता है। 1.5 महीने का जब बच्चा होता है तो उसमें जो है DPT का पहला टीका लगता है जो काली खांसी और डिप्थीरिया के लिए होता है, और OPV की पहली खुराक दी जाती है जो टेटनस और पोलियो के लिए होता है। जब बच्चा 2.5 महीने का होता है तो DPT का दूसरा टीका दिया जाता है जो खाली खांसी और डिप्थीरिया के लिए होता है, और OPV की दूसरी खुराक दी जाती है जो टेटनस और पोलियो के लिए होता है। जब महीना जो है 3.5 यानी बच्चा 3.5 महीने का हो जाता है तब DPT का तीसरी डोज दी जाती है, उसको टीका दिया जाता है जो काली खांसी और डिप्थीरिया के लिए होता है, और OPV की तीसरी खुराक दी जाती है जो टेटनस और पोलियो के लिए होता है। जब बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तो खसरे के लिए होता है जो खसरे का ये टीका, और 16 से 24 महीने का होने पर जो है DPT का बूस्टर टीका दिया जाता है जो काली खांसी और डिप्थीरिया होता है, और OPV बूस्टर दिया जाता है, उसका ओरल देते हैं जो टेटनस और पोलियो के लिए होता है। जब बच्चा 5 से 6 वर्ष का हो जाता है तो DT और काली खांसी और टेटनस का दिया जाता है। और ये क्या है, 10 से 16 वर्ष के लिए TT का इंजेक्शन दिया जाता है जो टेटनस के लिए ही होता है। बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे मेरे वीडियो को देखने के लिए।